हे गाइस, तो हम रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सिंगल ड्रग। तो उसका टॉपिक है भस्म। तो उसके अंदर आज हम देखेंगे शुद्ध शिलाजतु। तो शुद्ध शिलाजतु क्या होता है? तो ये मेनली हर्बो मिनरल होता है, मतलब इसके अंदर हर्ब भी पाया जाता है और मिनरल भी पाया जाता है। इसको किस वर्ग में रखा गया है? तो इसको महारस वर्ग में रखा गया है। संस्कृत में इसको शिलाजतु कहते हैं, हिंदी में इसको शिलाजीत कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्लैक ब्यूटेमन कहते हैं। इसका पर्याय है शिला, शतु, सेलेय, शिलाज। और इसमें हमको याद रखने वाला कौन सा पर्याय है? तो अस्मज। अस्मज मतलब क्या कि जो पत्थर से उत्पन्न हो उसे अस्मज कहते हैं। गिरिज, अद्रिज, गैरय, ये चारों हमें याद रखना है। अब इसके इतिहास की बात करते हैं। तो शिलाजतु का उल्लेख हमें संहिता काल से ही देखने को मिलता है। आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट इसको प्रमेह आदि रोग के लिए यूज करते हैं। चरक ने इसके 4 भेद बताए हैं, वहीं पे सुश्रुत ने इसके 6 भेद बताए हैं। अब बात करते हैं शिलाजतु की प्राप्ति की। तो शिला मतलब क्या होता है? पहाड़ या फिर पत्थर। जतु मतलब क्या होता है? लाह या फिर लाच्छा या फिर लाच्छा सादृश, मतलब लाच्छा के समान। तो शिलाजतु क्या होता है? एक प्रकार का श्राव होता है जो हमें पहाड़ों की दरारों से प्राप्त होता है। शिलाजतु ग्रीष्म ऋतु में उष्णता के कारण क्या होता है? पिघलने लगता है। पिघल कर क्या होता है? वो श्रावित होता है। तो जो श्रावित पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? शिलाजतु कहते हैं, उसी को हम प्राप्त करते हैं। अब शिलाजतु का स्वरूप देखेंगे तो ये कैसा होता है? तो ये जतु मतलब क्या होता है? लाच्छा। तो ये लाच्छा के समान होता है, मृदु होता है और क्या होता है? तो ये मिट्टी के समान पर्वत से मैल की तरह निकलता है। जैसे मिट्टी पर्वत से निकलती है वैसे ही शिलाजतु भी क्या होता है कि पर्वत से मैल की तरह निकलता है। और ये कैसा होता है? तो गुग्गुल की तरह ये दिखाई देता है। स्वाद में ये कैसा होता है? तिक्त और क्या लवण रस वाला होता है। और इसकी गंध कैसी होती है? तो गोमूत्र के जैसी इसकी गंध होती है। शिलाजतु की परीक्षा कैसे करेंगे कि ये शुद्ध है कि नहीं है? तो जब हम शिलाजतु को आग में जलाएंगे तो वो पहली बात तो बिना धुएं के जलेगा, और जब वो जलेगा तो वो जलकर कैसे लिंगाकार आकृति बनाएगा। दूसरी परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो शिलाजतु को एक तृण के अग्रभाग में लगाकर जब हम उसको जल में डालेंगे तो तंतु की तरह वो पानी में मिलकर नीचे तल की ओर जाते हुए घुलता जाता है। अब इसके फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो शिलाजतु होता है उसके अंदर कितने मिनरल पाए जाते हैं? तो 84 मिनरल पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से? कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन, फैट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब पाए जाते हैं। इसके साथ ही विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, फल्विक एसिड, फ्यूमिक एसिड, सेपोनिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी और थेरापेटिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो जो शिलाजतु होता है वो 4 टाइप का होता है। तो जो हेम गर्भ शिलाजतु होता है तो उसका वर्ण कैसा होता है? तो जपा पुष्प के समान लाल वर्ण का होता है। और ये कैसा होता है? गुरु होता है और गौमूत्र के समान इससे गंध आती है। इसका रस कैसा होता है? तो मधुर, तिक्त, कटु होता है। इसका विपाक कटु होता है। गुड़ इसका गुरु होता है और शीत होता है। वीर इसका शीत होता है। कर्म इसका क्या होता है? तो परम रसायन होता है। और दोष प्रभाव इसका क्या होता है? तो वात और पित्त का ये शमन करने वाला होता है। अब रौप्य गर्भ की बात करें तो ये कैसा होता है? पांडु वर्ण का होता है और गुरु होता है। इसका रस तिक्त और कटु होता है। गुड़ इसका गुरु और शीत होता है। वीर इसका शीत होता है। विपाक इसका मधुर होता है। कर्म इसका पित्त रोग हर होता है। और दोष प्रभाव क्या होता है? श्लेष्म पित्त घन होता है। और व्याधि प्रभाव इसका क्या होता है? पांडु रोग पे होता है। अब ताम्र गर्भ शिलाजतु की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? तो ये नील वर्ण का होता है और ये घन, गुरु और गौमूत्र गंधी होता है, मतलब इससे गौमूत्र के समान गंध आती है। इसका रस कैसा होता है? तो तिक्त होता है। गुड़ इसका तीक्ष्ण, उष्ण और गुरु होता है। वीर इसका उष्ण होता है। विपाक इसका कटु होता है। दोष प्रभाव कैसा होता है? तो कफ वातघ्न होता है। व्याधि प्रभाव कैसा होता है? तो किस व्याधि पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो क्षय रोग में। लौह गर्भ शिलाजतु की बात करें तो ये कैसा होता है? तो गुग्गुल के वड़े जैसा होता है, जटायु पच्छाव जैसा होता है, गुरु होता है, मृदु और कृष्ण होता है। इसका रस, तो इसका रस प्रकाश सुधाकर ने क्या बताया है? तो मधुर और लवण बताया है। और भाव प्रकाश ने कैसा बताया है इसका रस? तो तिक्त, कटु, कषाय और लवण बताया है।
इसका गुण कैसा होता है? तो गुरु स्निग्ध मधुर और शीत होता है। इसका वीर शीत होता है। विपाक इसका कटु होता है। कर्म की बात करें तो कर्म क्या होता है? रसायन होता है, योगवाही होता है, जरा व्याधि प्रशमन होता है, देह आड्यकर होता है, मेधा स्मृतिकर होता है, छेदी होता है, मूत्र रोग नाशक होता है, वयस्थकर होता है, प्रमेह गुल्म त्वक नाशक होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, ओबिसिटी, एंटी एजिंग, इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ किडनी, यूटीआई डिजीज, इन सब में इसका यूज होता है। दोष प्रभाव की बात करें तो ये कफहर होता है और त्रिदोष घन होता है। व्याधि प्रभाव की बात करें तो क्षय रोग में उदर रोग, अर्श, बस्ती रुजा, श्वासकाश, पांडु, अपस्मार, इन सब में इसका व्याधि प्रभाव देखने को मिलता है। और एपिलेप्सी हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ब्लेडर पेन हो गया, और डायबिटीज़ हो गया, डायूरेटिक हो गया, नर्वाइन टॉनिक हो गया, इन सब में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा 2 से 8 रत्ती होती है, मतलब 225 mg से 1 ग्राम। चरक ने इसकी मात्राएं 3 बताई हैं, कौन कौन सी? 1 कश, अर्धपल और 1 पल। हमें इसकी मात्रा कैसे लेनी है? तो रोगी के बल एवं काल का विचार करके हमें इसकी मात्रा का प्रयोग करना है। अनुपान की बात करें तो दुग्ध हो गया, तक्र, मांस रस, यूस, गोमूत्र और जो भी रोग हैं तो उनके संस्थान से संबंधित जो क्वाथ हम यूज़ करते हैं उसका प्रयोग करेंगे। पथ्य अपथ्य की बात करें तो हमें रोगानुसार आहार विहार का सेवन करना है। और अम्ल, उष्ण वाली जो दाह उत्पन्न करने वाले होते हैं, और मसालेदार तली भुनी चीज़ें हो गई, फास्ट फूड, इन सबको हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। सेवन काल की बात करें तो हमें इसको दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम। सुबह हमें कैसे लेना है? खाली पेट लेना है, शाम को सोने से पहले लेना है। काल मर्यादा की बात करें तो हमें इसे रोग व रोगी के बलाबल के अनुसार लेना है, और इसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 7 वीक तक इसका यूज़ करते हैं तो हमें एक्सीलेंट इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर 3 वीक तक करते हैं तो मॉडरेट इफेक्ट देगा। वहीं पे अगर 1 वीक तक यूज़ करते हैं तो बहुत कम इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जब हम शिलाजतु का ओवरडोज लेंगे तो उससे हाइपरटेंशन होगा, पाल्पिटेशन जो होगा इंक्रीज़ हो जाएगा, थ्रस्ट भी इंक्रीज़ होगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, इचिंग होगा, यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कंट्राइंडिकेशन देखें तो क्या होता है? रीनल स्टोन हो जाएगा पेशेंट को और हाइपरटेंशन हो जाएगा। अशुद्ध आपक अविधि सेवन जन्य व्याधि की बात करें तो जब हम शिलाजतु को अशुद्ध आपक को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? तो दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्तपित्त, क्षय, अग्निमांद, विबंध, ये सब रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब शांति उपाय की बात करते हैं तो हमें अशुद्ध आपक को शिलाजतु का प्रयोग नहीं करना है, हमें शिलाजतु का प्रयोग शोधन करके ही करना है। और अगर इससे साइड इफेक्ट होता है तो उसको दूर करने के लिए डायूरेटिक ड्रग का यूज़ करते हैं। अब शिलाजतु के शोधन की बात करें तो क्षार, अम्ल और गौमूत्र में शिलाजतु का हम प्रक्षालन करेंगे, उससे शिलाजतु शुद्ध हो जाएगा। या फिर हम गोदुग्ध या फिर त्रिफला क्वाथ या फिर भृंगराज स्वरस में इनमें से कोई एक हमें लेना है। इनमें मिला के लौह पात्र में हम घोल कर फिर उसको छान कर सुखा लेंगे तो उससे शिलाजतु शुद्ध हो जाएगा। अब इसके फार्मूलेशन की बात करें तो जो शिलाजत्यादि लौह होता है वो कहाँ पे यूज होता है? तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में होता है। शिवा गुटका का यूज़ लीवर स्प्लीन डिसऑर्डर में हो गया, रेस्पिरेटरी कंडीशन में हो गया, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन में हो गया, इन सब में यूज़ होता है। चंद्रप्रभावती का यूज़ कहाँ होता है? तो डायबिटीज़ हो गया, यूरिनरी ट्रैक के जो भी डिजीज़ होते हैं उसमें हो गया, इसका यूज करते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी का यूज़ कहाँ करते हैं? तो लीवर में, स्प्लीन में, क्रॉनिक फीवर में इसका यूज़ करते हैं। रिसर्च अपडेट की बात करें तो शिलाजतु का इफेक्ट हमें टेस्टोस्टेरोन के ऊपर देखने को मिला है। ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, बढ़ाता है। और जो भी गोनोइडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।